हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक सिलेबस है, आरसीआई का सिलेबस है जो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा आईआईटी वाला। उसका ये ऑफिशियल सिलेबस है कि पेपर में किस किस टाइप का सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा और मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन उसमें आपको देखेंगे और नो प्रोविज़न ऑफ नेगेटिव मार्क, और इसमें आप नेगेटिव मार्क भी नहीं देख सकते, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे कि किस किस में से कितने नंबर आएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 मैथ के आएंगे, 20 जनरल अवेयरनेस के आएंगे जीके के, और 20 क्वेश्चन आएंगे डिसेबिलिटी के। तो जो 20 क्वेश्चन डिसेबिलिटी के आएंगे वो किस टाइप में पूछे जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस एग्ज़ाम में वो बच्चा ज़्यादा बेस्ट कर सकता है जिसको डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे से मालूम है। अगर वो बच्चा 17 से 18 नंबर डिसेबिलिटी वाले पोर्शन में लेकर आता है तो उसको स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एट हाई स्कूल, यानी जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वह हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से होगा, यानी आपका 10वीं क्लास तक का सिलेबस होगा, उसी में से आपका ये एग्ज़ाम आएगा। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं डिसेबिलिटी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और पूरे पूरे चांस है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी साल का ये एनालिस करने के बाद कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन को करना है तो एक कॉपी पेन लेके साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आपको इन क्वेश्चन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन आपके सामने दिखाते हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो। यह लिख रहा AIOAT एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ डिसेबिलिटी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं डिसेबिलिटी से, तो उन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो कि हमारे स्क्रीन पर लिख रहा है डिसेबिलिटी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी के फील्ड में आप जा रहे हो तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो जितने भी एक्ट है वो हमने सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, कौन सा एक्ट कब आया, उसमें क्या प्रावधान है, क्या बातें कही गई है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा आरसीआई, यह एक एक्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर है एनटीए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब इन जितने भी यहाँ पर डिसेबिलिटी से जुड़े हुए एक्ट हैं उनको हम विद इन डिटेल देखेंगे और यह भी देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत धीरे से बिना स्किप किए देखना। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं आरसीआई एक्ट 1992। जी हाँ, यह जो आरसीआई एक्ट है 1992 के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि एक्ट किस नाम से जाना जाता है या ये एक्ट कब लागू हुआ। तो आप हमें स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले तो फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई, यानी इसकी जो आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन वहाँ पे दे देगा कि आरसीआई की फुल फॉर्म लिखो। तो आरसीआई की फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद। जी हाँ, आरसीआई की फुल फॉर्म वो पूछ सकते हैं या आरसीआई का पूरा नाम दे सकते हो और शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा लिखा आ जाएगा और ये बोलेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी। तो आरसीआई आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है इसकी स्थापना कब हुई। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1992 के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आरसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो आरसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आरसीआई के कुछ क्वेश्चन कलेक्ट हो गए। उसके बाद
चौथा पॉइंट है हमारा आरसीआई के कुछ कार्य। आरसीआई काम क्या करता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरसीआई काम क्या करेगा और इस काम के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आरसीआई के कौन कौन से कार्य हैं, ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, तो आपको वो सेलेक्ट करके वो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन हमने लिखा आरसीआई का जो कार्य है उसमें पहला कार्य लिखा भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी आरसीआई के नीति और कार्यक्रम को निर्धारित करने का काम। जितने भी डिसेबिलिटी में कोई भी कार्यक्रम होंगे, कुछ नीतियाँ बनाई जाएंगी, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, वो आरसीआई ही करता है। सेकंड ऑप्शन है विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा का दायित्व, यानी जो पर्सन डिसेबल है उनकी एजुकेशन कैसी होगी, उनको किस टाइप की एजुकेशन दी जाएगी और उनको पुनर्वास कैसे किया जाएगा, यानी उनको पुनर्वासित कैसे किया जाएगा, तो इसका भी काम ये करता है आरसीआई। थर्ड पोर्शन को पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना, यानी पाठ्यक्रम ये हमारा बनाता है, यानी सिलेबस बनाता है आरसीआई। और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी पेशेवर और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिक और कार्मिकों को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य, यानी जितने भी स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कोई कर्मचारी हो, उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आरसीआई का है। और उनकी तरफ से एक वो नंबर जारी करता है जिस नंबर को बोलते हैं केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण। तो ये सभी कार्य आरसीआई करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति विकलांगता के फील्ड में सही से काम नहीं करता तो आपसे इस पर कार्रवाई करते, तो आरसीआई जो है इस पर कार्यवाही करते और उसको दंड देने का काम भी इसका ही आरसीआई को। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, अगर वो डिसेबिलिटी के फील्ड में अच्छे से काम नहीं कर रहा या कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहा तो उसकी मान्यता को रद्द करने का काम भी आरसीआई का है। और जितने भी कोई इंस्टीट्यूट ओपन होगी स्पेशल के फील्ड में उनको मान्यता देने का भी काम आरसीआई का। तो ये सभी कार्य आरसीआई के हैं। तो जैसा कि आपको मैंने सभी को विद इन डिटेल बता दिया कि आरसीआई का नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापना, इसके कौन कौन से कार्य है, वो डिटेल में बता दिया। एक बार आप वीडियो को रोक करके दोबारा देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं और पूरा पूरा चांस है आएंगे ही, जहाँ तक मेरा मानना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो एक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया या किस नाम से जाना जाता है, कौन से सन में आया, तो आप लिखोगे 1995। अगर पूछता है लागू कब हुआ तो 96, यानी एक साल आप आगे लिखोगे। जैसा कि आरसीआई 92 आया था ना, लेकिन लागू हुआ 93 में, लेकिन नाम से जाना जाता है 92 के से, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है और लागू हुआ था ये 96 में। अब पीडब्ल्यूडी के हम फुल फॉर्म देखेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म भी वहाँ पे पूछ सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इन 3 बातों पर फोकस किया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में: इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, यानी समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। पीडब्ल्यूडी एक्ट ये कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे और उनको सभी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको भागीदार किया जाएगा और उनके अधिकारों की भी रक्षा करने का काम पीडब्ल्यूडी एक्ट करता है। इसको हम हिंदी में निःशक्त जन अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब इसका एक्ट को कब आया था, जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, क्वेश्चन ये है, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था। अब इसमें हम आगे चलेंगे तो देखेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने प्रकार की विकलांगता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी विकलांगता है ऐसा लिख सकते हैं, कितने प्रकार की विकलांगता है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगता है, उनको अब यहाँ पे दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने डिसेबिलिटी की बात की गई है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार की डिसेबिलिटी की बात की गई है। पहले नंबर पर है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब दृष्टिबाधित, जिनको दिखता नहीं है, जिनको दिखने में प्रॉब्लम है, उनको ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद लो विजन, जिन इसको बोलते हैं हिंदी में अल्प दृष्टि, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, यानी पूरा उनको दिखने में प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत उनको दिखाई देता है। थर्ड पोर्शन हमारा लेप्रोक्सोड कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको, थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा है वर्ड, कुष्ठ रोग है। इसमें भी हाथ में
कुछ पीप सा निकला रहता है, हाथ कटे हुए रहते, काला हुआ रहता है हाथ, और इनके हाथ की सेंसेशन यानी संवेदन यानी ये चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, इनको यहाँ पे दिक्कत है। चौथा पॉइंट है हमारी जो चौथी डिसेबिलिटी जो RPWD वो PWD एक्ट में कही गई है, उसका नाम है हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधित। यानी इस डिसेबिलिटी में वो लोग आते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, सुनने और बोलने में। पाँचवें नंबर पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं चलन विकलांगता। इस विकलांगता के अंदर वो लोग आते हैं जिनको फालिस हो जाता है, या जिनका हाथ पैर कटे हुए होते हैं, हाथ में पैर में पोलियो हो, तो कुछ भी वो सब इसमें जिसमें मूवमेंट करने में, जिसमें चलने फिरने में दिक्कत होगी, उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर हम काउंट करते हैं। छठे नंबर पर मेंटल रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं मानसिक मंदता, यानी जिसको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें जन्म के 3 साल के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो इसको मानसिक मंदता इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। और सातवां नंबर है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एज में हो सकती है, इसमें आप स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेशन में जाते हो, इस वजह से आपको ये मानसिक बीमारी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाएंगे। तो इस 7 डिसेबिलिटी में से किसी एक डिसेबिलिटी का नाम दे के पूछ सकते हैं कि PWD एक्ट में कौन सी डिसेबिलिटी है, या ये पूछ सकते हो कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है। तो आपको सभी डिसेबिलिटी के नाम याद रखने पड़ेंगे, और फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप से है तो आप उसे इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि PWD एक्ट में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितना आरक्षण, यानी PWD जो एक्ट बनाया गया उसमें जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए रिजर्वेशन की बात कही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कितना % रिजर्वेशन इनको दिया जाता है। तो हम आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो 3% का आरक्षण सभी सरकारी भर्तियों में विकलांग बच्चों को दिया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें PWD कैंडिडेट यानी कि विकलांग बच्चा फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकता है या एलिजिबल है, तो उसमें उसको 3% का रिजर्वेशन, उनकी 3% सीट अलग से रिजर्व होगी उन बच्चों के लिए। पांचवा पॉइंट हमारा विकलांग प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए व्यक्ति के अंदर कितनी % विकलांगता होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन है, कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति अगर वो डिसेबल है तो वो कितने % डिसेबल होना चाहिए, ये सवाल है। तो ये इसमें आप देख सकते हो कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कब डिसेबल माना जाएगा, कब विकलांग माना जाएगा, या कब उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है, जब बन सकता है जब वो कम से कम 40% विकलांग हो, तभी उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता, तभी वो विकलांग की कैटेगरी में काउंट होगा, उससे पहले नहीं। अब थर्ड एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1995। इस एक्ट को 1990 के नाम से जाना जाता है, 1999 के नाम से। इसकी फुल फॉर्म जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। सॉरी हम पीछे का देख नहीं पाए, PWD एक्ट को शायद मैंने हिंदी बता दिए, निःशक्त जन अधिनियम हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी। अब NTA एक्ट के बारे में बात करेंगे तो NTA एक्ट में कितनी डिसेबिलिटी थी। जैसे PWD एक्ट में 60 डिसेबिलिटी थी, 3% का रिजर्वेशन था, ऐसी ये NTA एक्ट जो 1999 के नाम से जाना जाता है, इसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटी थी। तो सबसे बड़ा सवाल है, इसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, वो चारों आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। पहली है ऑटिज्म जिसको हम स्वालीनता बोलते हैं, दूसरे सेरेब्रल पाल्सी जिसको मस्तिष्क पक्षाघात, तीसरे मेंटल रिटार्डेशन, और चौथे मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको भवविकलांगता बोलते हैं। तो ऑटिज्म के केस में बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम होती हैं, तो एक जगह नहीं बैठा रहता, इधर उधर उछल कूद करता रहता, उसको ऑटिज्म की कैटेगरी में रखा गया। सेरेब्रल पॉल्सी का शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि CP की फुल फॉर्म क्या है। तो CP की फुल फॉर्म सेरेब्रल पॉलिसी हो सकती है, तो आप इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अलग से CP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, पीछे भी हम बता चुके हैं कि बच्चे के मानसिक बुद्धि में कुछ दिक्कत होती है, मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी जैसे कि आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि MD की फुल फॉर्म क्या है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें एक से अधिक विकलांगता हो सकती है, बच्चे को सुनने बोलने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, साथ के साथ उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी साथ के साथ हो सकती हैं। अब जानेंगे हम, ये एक और एक्ट है, चौथे नंबर का एक्ट है RPWD एक्ट। यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो आप नीचे देख सकते हैं। तो RPWD एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है, और ये एक्ट 2016 में ही आया था, लागू 17 में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है वो देखो आप। RPWD एक्ट की फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी,
जी हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में हम राइट लगा देंगे। और सेकंड पॉइंट पर आप देख सकते हो कि लागू कब हुई है, जो कि हमने इसमें डेट लिख रखा है RPWD एक्ट 2016 28/12/2016 में अधिनियमित किया गया और 19/4/2017 को ये लागू हुआ। ये हो गए इसके बेसिक क्वेश्चन। अब आगे थर्ड वाला पॉइंट है इसका, RPWD एक्ट में कितने प्रकार की डिसेबिलिटी है, कितने प्रकार की विकलांगता है। तो RPWD एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगता है और इन विकलांगताओं को हम इसमें देखेंगे। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, कुष्ठ रोग है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 6 से छठा पॉइंट है ड्वार्फिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछ सकते हैं कि बौना व्यक्ति कितने पर होगा। तो जिस व्यक्ति की हाइट 4 फीट 10 इंच से कम है, यानी 147 सेंटीमीटर से कम होगी, उसको हम बौनेपन की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी डिसेबिलिटी हैं, वो आप इनको देख सकते हो। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चों को सीखने में दिक्कत होती है, तो ये बेसिक हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को अलग दिखा दिया गया है। और थैलेसीमिया भी एक डिसेबिलिटी, हेमोफीलिया है, सिकल रोग है। इधर है एसिड अटैक विक्टिम, यानी एसिड अटैक वाले को भी इसमें काउंट किया गया है। अब चौथा पॉइंट है RPWD एक्ट 2016 में विकलांग व्यक्तियों को कितना % आरक्षण दिया गया है। क्योंकि RPWD एक्ट में 3% आरक्षण था और 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। RPWD एक्ट 2016 में 4% रिजर्वेशन दिया गया है। और एक क्वेश्चन है लास्ट में कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 21 में से एक विकलांगता होनी चाहिए और वह विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी उसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। बौनापन को मैंने आपको पीछे बताया था, लेकिन यहाँ पे वो लिख भी दिया, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 4 फीट 10 इंच 147 सेंटीमीटर या उससे कम हो, तो उसे बौना कहा जाता है। तो इस कैटेगरी को हम बौनेपन में काउंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इससे जुड़े और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसकी एक और नेक्स्ट सीरीज हम लेकर आ जाएंगे। आज शाम को वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।